आज हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की डिस्कशन करेंगे। एंड प्रोटीन्स जो हैं ये पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मल्टीपल टाइप्स कौन सी हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, उसकी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी। पॉलीमर्स का मीनिंग होता है, पॉली होता है मैनी, मर मीन यूनिट्स। इट मीन्स के मैनी यूनिट्स जो कि अमीनो एसिड्स के हैं वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके किसको बनाते हैं, प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले इसका मोनोमर अटैच कैसे होता है उसकी बात करेंगे। तो अगर मैं सपोज करें ये फर्स्ट मोनोमर अमीनो एसिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इस तरह के थाउजेंड्स की फॉर्म में, मिलियंस की फॉर्म में अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होंगे और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये किस तरह से बनता है और इसका नेम क्या होता है उसकी बात करते हैं। इन सारे अमीनो एसिड के दरमियान इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी, कोवेलेंट लिंकेज बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। एंड पेप्टाइड बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कोई से दो अमीनो एसिड्स ड्रॉ करूंगी और सबसे पहले जो मैंने ड्रॉ किया वो ग्लाइसिन है, सेकंड में ड्रॉ करूंगी एलानिन। तो जब भी दो अमीनो एसिड्स अटैच होना चाहते हैं तो आपने इन दो फंक्शनल ग्रुप्स को यूज करना है, अमीनो ग्रुप को एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। अगर मेरे पास ये फर्स्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये सेकंड अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल एंड सेकंड अमीनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, प्रोडक्ट में सबसे पहले ये बनाएंगे वाटर का मॉलिक्यूल। एंड रिमेनिंग जो हमारे पास इस एक हाइड्रोजन और इस हाइड्रोक्सिल के अलावा बाकी जितने भी एटम्स हैं वो आपस में अटैच हो जाएंगे और मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो चुका है। रिमेनिंग जो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन रह गए हैं उसको मैं ओपन फॉर्म में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। एंड सेकेंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, जो एक हाइड्रोजन रह गया है उसको भी मैं यहाँ पे ओपन करके ड्रॉ कर रही हूँ। और ये कार्बन जो कि फर्स्ट अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और ये नाइट्रोजन जो कि सेकंड अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप का है, ये आपस में इस तरह से लिंक हो जाएंगे। और ये जो लिंकेज है दोनों के फंक्शनल ग्रुप के दरमियान, इस लिंकेज को हम कहते हैं ये है पेप्टाइड बॉन्ड। और इस लिंकेज को जो कि दोनों फंक्शनल ग्रुप्स के दरमियान है डिफरेंट अमीनो एसिड के, इसे हम कहते हैं ये है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मल्टीपल आपको ऑब्जेक्टिव आ सकती हैं कि ये कौन से दो मोनोमर्स के दरमियान होता है, तो आपने बताना है ये है बिटवीन अमीनो एसिड मोनोमर्स, जो कि मोनोमर है प्रोटीन का। और सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये कौन से दो फंक्शनल ग्रुप के दरमियान होता है, तो तब आप बताएंगे बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। और थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि आपको पूछी जा सकती है कि अमीनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड लिंकेज होता है, ये पेप्टाइड लिंकेज कौन से दो एटम्स के दरमियान होता है, तो तब आप बताएंगे ये है बिटवीन कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान होता है। तो पहले आपने याद रखना है मोनोमर का नेम, सेकंड आपने याद रखना है फंक्शनल ग्रुप्स के नेम और थर्ड आपने याद रखना है एटम्स का नेम पेप्टाइड बॉन्ड के। एंड फोर्थ जो आपको पूछा जा सकता है कि दो अमीनो एसिड के दरमियान ये जो पेप्टाइड लिंकेज होता है ये आयोनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आपको याद रखना है कि आपने अभी तक जितने भी बायोमोलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं उन सब के दरमियान वो लिंकेज क्या थे, कोवेलेंट। चाहे वो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड था, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज था न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, एंड ईस्टर लिंकेज था लिपिड्स में, तो वो सब क्या है, कोवेलेंट हैं। इवन हमारा पेप्टाइड बॉन्ड जो कि प्रोटीन के मोनोमर्स के दरमियान होता है ये भी क्या होता है, कोवेलेंट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होती है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मेन प्रोडक्ट है, उसके साथ एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये रिलीज हुआ है। और इस लिंकेज के अंदर बिकॉज अभी जस्ट दो हमने अमीनो एसिड अटैच करवाए हैं, तो इसलिए इस पूरा जो लिंकेज है इस लिंकेज को या प्रोडक्ट को हम कहते हैं ये है डाईपेप्टाइड। तो डाईपेप्टाइड में डाई की टर्म जो है ये शो करती है अमीनो एसिड्स का नंबर। डाई का मीनिंग होता है टू, दो अमीनो एसिड अटैच हुए हैं किसके थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। इसी तरह से अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटीन्स के अंदर टेट्रा पेप्टाइड कह रही हूँ तो टेट्रा का मीनिंग होता है फोर, एंड फोर वहां पे अमीनो एसिड का नंबर शो करेगा। एंड उनके दरमियान में
पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? 3 लिंकेज होंगे। लाइक सपोज करो ना, ये हमारे पास अगर मैंने 4 अटैच करवा दिया अमीनो एसिड, एंड ये अगर इसका मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका अमीनो ग्रुप, तो ये इनके यूज करते हुए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या करवा दिया? सबको अटैच करवा दिया। आप जितनी मर्जी लंबी चेन अटैच करवा देंगे अमीनो एसिड के दरमियान, आपका एक टर्मिनल जो होता है उसे आप कहते हो एन टर्मिनल, सेकंड को आप कहते हो सी टर्मिनल। एन टर्मिनल क्या होता है? इट मीन्स कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप फ्री रहेगा, जहाँ पे सी टर्मिनल है इट मीन्स कि वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। और जब भी आपने पेप्टाइड लिंकेजेस फाइंड आउट करने होंगे तो आप हमेशा क्या करते हैं? नंबर ऑफ अमीनो एसिड में से -1 कर देंगे तो आपके पास आ जाता है पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर। अगर इस तरह से मैंने 10 अमीनो एसिड्स को अटैच किया हुआ है तो उसके दरमियान में 9 पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे, एंड उस केस में भी एक टर्मिनल क्या होगा? एन, और एक क्या होगा? सी, क्योंकि जितने मर्जी आपस में अटैच हो जाएंगे उनका एक साइड पे अमीनो ग्रुप और एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री रहेगा। एंड जो मिडल वाले होते हैं, लाइक ये वाले दोनों, इनके दोनों फंक्शनल ग्रुप यूज हो चुके हैं, अमीनो भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। जस्ट आपका जो पहला है उसका एक फ्री होगा और लास्ट वाले का कोई एक फ्री होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों का रिएक्टिव टर्मिनल्स क्या है? फ्री है, मीन्स के यहाँ पे अमीनो एसिड जो है वो अटैच हो सकते हैं ओनली टर्मिनल वाले अमीनो एसिड के साथ। जो मिडल वाले हैं उसके दोनों फंक्शनल ग्रुप यूज हैं, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं है और उसके साथ कोई अमीनो एसिड अटैच नहीं हो सकता है। तो जब भी हमारे पास फिर किसी चेन के अंदर, हमने बोला ये डाइपेप्टाइड चेन है तो 2 अमीनो एसिड अटैच होंगे, ट्राई है तो 3 अटैच होंगे, टेट्रा है तो 4 अटैच होंगे। तो इससे ज्यादा हम फिर डाई ट्राई से ज्यादा को हम पॉलीपेप्टाइड कहना शुरू कर देते हैं, एंड उसमें पोली का मीनिंग आपको पता है मैनी, और पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड के दरमियान, मीन्स के मैनी अमीनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज मौजूद होगा। अभी तक हमने बायोकेमिस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उनमें आप लोगों ने वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया था। तो हम 2 तरह की टर्म्स हमें ज़हन में रखनी है, एक है कंडेंसेशन और सेकंड है हाइड्रोलाइसिस। जब भी आप कंडेंसेशन की बात करते हैं तो कंडेंसेशन में 2 स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और एक लार्जर साइज का मॉलिक्यूल बनता है और उसके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो मैं बड़े मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाहती हूँ 2 स्मॉलर में, तो उसमें वाटर का मॉलिक्यूल यूज होता है। तो लाइसिस होना किसकी यूज करते हुए? वाटर को यूज करते हुए, उसे हम कहते हैं क्या है? हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन होना। तो अगर मैं इस साइड पे मूव करूंगी तो ये हाइड्रोलाइसिस हो रही है, अगर इस साइड पे मूव करेंगे तो ये कंडेंसेशन हो रही है। कंडेंसेशन मीन्स के 2 स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, लार्जर साइज का मॉलिक्यूल बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। लाइक यहाँ पे मैंने 2 स्मॉलर साइज के ग्लाइसिन और एलानिन को अटैच किया है और एक लार्जर साइज का डाइपेप्टाइड बना लिया है, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। तो ये क्या हो गया? कंडेंसेशन। इसी तरह से आपने जब 2 मोनोसैकेराइड को अटैच किया था तो उसमें भी 2 मोनोसैकेराइड अटैच होते हैं, डाइसैकेराइड बनता है, उसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तो वो भी क्या थी? कंडेंसेशन। तो जितनी भी फॉर्मेशंस आपने बॉन्ड की हैं, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है या प्रोटीन्स हैं, उसमें जो फॉर्मेशंस हो रही हैं वो क्या है? कंडेंसेशन। अगर आप इनको रिवर्स कर देंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ये वाले ग्रुप्स फ्री हो जाएंगे एंड वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। तो ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री में ये ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है, ये याद कर लीजिएगा। अब हम प्रोटीन की मल्टीपल क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे, एंड फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखनी है स्ट्रक्चर की बेस पे। और ये याद रखिएगा कि एक प्रोटीन के अंदर 2 या 3 अमीनो एसिड नहीं होते हैं, उसमें हंड्रेड्स की फॉर्म में अमीनो एसिड्स होते हैं। अगर आपके पास ये 2 अमीनो एसिड अटैच हो चुके हैं तो इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा, यहाँ पे आपका एन टर्मिनल फ्री होगा। तो जो नया आने वाला है वो अपने एन टर्मिनल को यूज करते हुए इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह से आप दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करवाते हुए हंड्रेड्स की फॉर्म में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अमीनो एसिड की एक चेन बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो हमने ग्रुप्स डिस्कस करने हैं वो 4 ग्रुप्स हैं। जो पहला ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है प्राइमरी लेवल, सेकंड हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी लेवल, थर्ड हम बात करेंगे टर्शियरी लेवल, फोर्थ एंड लास्ट हमने जो स्ट्रक्चर देखना है वो है क्वाटरनरी लेवल। प्रोटीन्स आपको पता है कि अमीनो एसिड्स की बने होते हैं और अमीनो एसिड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये हमारे सेल के अंदर राइबोसोम्स जो हैं बना के देते हैं। और वो जो हमारे पास लीनियर चेन राइबोसोम्स ने बना के दी है, अगर ये फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकेंड, थर्ड, तो किसी भी प्रोटीन के अंदर जितने भी अमीनो एसिड रिक्वायर्ड हैं वो सारे अमीनो एसिड किसने अटैच करवा के दे दिए हैं हमें? राइबोसोम ने पेप्टाइड बॉन्ड उन अमीनो एसिड के दरमियान में बना दिया।
एंड ये जो लीनियर चेन आती है हमारे पास, इस लीनियर चेन को हम कहते हैं ये है प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर या आप कह सकते हो यह स्ट्रक्चर का प्राइमरी लेवल। तो इस लीनियर चेन को हम कहते हैं ये है प्राइमरी लेवल या प्राइमरी स्ट्रक्चर। हर एक प्रोटीन के अंदर दो चीजें जो हैं वो आपने याद रखनी होती हैं कि हर एक प्रोटीन में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स एंड सेकेंडली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ये दो चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी प्रोटीन में सपोज करें मुझे 574 अमीनो एसिड चाहिए किसी प्रोटीन के अंदर, अगर मैंने ओनली 1 अटैच नहीं करवाया है और 573 अटैच करवा दिए हैं, तो उस केस में वो प्रोटीन अपना काम नहीं करती है। इसी तरह से अगर मैंने सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज कर दिया, लाइक मुझे ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड ये सीक्वेंस चाहिए था। अगर मैं ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और एलानिन कर दूंगी, उस केस में भी हमारे पास जो प्रोटीन है वो अपना काम नहीं करती है। इट मीन्स कि हर एक प्रोटीन के अंदर जितना अमीनो एसिड का नंबर है वो अकोरेट होना चाहिए है और जिस सीक्वेंस के साथ हमारी इंफॉर्मेशन है उस प्रोटीन की वही सीक्वेंस होना चाहिए। और एक प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो अगर होगा तो प्रोटीन अपना काम करेगी। अगर आपने उसका नंबर चेंज कर दिया या उसके रिक्वायर्ड सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया तब भी वो प्रोटीन अपना काम नहीं करती है। तो ये याद रखिएगा, हर एक प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी के लिए ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड जो प्रोटीन प्राइमरी लेवल पे अपना काम शुरू कर देती है उसकी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को लो कराती है। सेकंड हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल। कुछ ऐसी प्रोटीन है जो कि राइबोसोम ने हमें लीनियर चेन में बना के दे दी लेकिन वो इस में फंक्शनल नहीं होती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो खुद को फोल्ड करती हैं, मॉडिफाई करवाती हैं इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर। एंड इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर सपोज करें मैं ये यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रही हूँ अमीनो एसिड्स। अगेन इसका एक टर्मिनल क्या होगा N और दूसरा टर्मिनल क्या होगा C। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर चेन का बेंड होने से इसे हम कहते हैं ये हेलिकल फॉर्म में बेंड हुआ हुआ है, तो ये क्या बन जाता है, ये होता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स की शेप को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे मल्टीपल अमीनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जो कि इस हेलिक्स को ओपन नहीं होने देते हैं और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल में हम कोट कर सकते हैं, हमारे हेयर और नेल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद है केराटिन। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, पहली हमने हेलिकल फॉर्म में ड्रॉ की है। हेलिकल फॉर्म में पहला जो बॉन्ड है वो आपको याद रखना है, वो अमीनो एसिड के दरमियान कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। और दूसरा बॉन्ड कौन सा है, इस हेलिकल फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो अगेन ये हेलिक्स इस तरह की लीनियर फॉर्म में आ जाएगा और ये प्रोटीन अगेन क्या हो जाएगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो इसके फंक्शन को मेंटेन रखने के लिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि हेलिक्स की शेप को मेंटेन रख रहा होता है। इसी तरह से कुछ हमारी लीनियर चेन्स जो होती हैं वो खुद को इस तरह की बैक एंड फोर्थ शीट्स के अंदर बेंड करवा देती हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ आपको हाईलाइट कर देती हूँ अमीनो एसिड्स जिनके दरमियान में होगा पेप्टाइड लिंकेज। एक टर्मिनल होगा N और दूसरा क्या होगा C टर्मिनल। इसी तरह से अगर ये एक और मेरे पास बीटा प्लेटेड शीट है या बैक एंड फोर्थ फोल्डेड शीट है एंड उसके दरमियान ये क्या मौजूद है, अमीनो एसिड्स। तो दोनों शीट्स को आपस में होल्ड करने के लिए यहाँ पे क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो प्राइमरी लेवल में ओनली वन बॉन्ड था जो कि अमीनो एसिड्स के दरमियान है, पेप्टाइड बॉन्ड। सेकेंडरी लेवल में दो बॉन्ड्स हैं, एक है अमीनो एसिड के दरमियान मौजूद पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा है उनकी फोल्डिंग्स को मेंटेन रखने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें एग्जांपल आप क्या कोट करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यह है बीटा प्लेटेड शीट्स। और एग्जाम्पल क्या कोट करेंगे हम इसमें, सिल्क प्रोटीन जो कि सिल्क वर्म बनाता है जिससे हम अपने सिल्क के फैब्रिक्स बनाते हैं, वो सेकेंडरी लेवल की बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर को शो करता है। इसी तरह से टर्शरी और क्वार्टनरी जो होती हैं इसकी ओवरऑल फॉर्म ना तो लीनियर है, ना हेलिक्स की फॉर्म में है और ना ही शीट्स की फॉर्म है, फोल्डेड शीट्स की फॉर्म है। इनकी ओवरऑल शेप दोनों की ही क्या रहती है, सर्कुलर। बट इनमें नंबर ऑफ चेन्स क्या होती हैं, टर्शरी में कम होती हैं और क्वार्टररी में क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं लेस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और इस केस में क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे होगा मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स एज कंपेयर टू टर्शरी। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, पहले दोनों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लेस है एज कंपेयर टू क्वार्टनरी एंड यहाँ पे मोर है एज कंपेयर टू टर्शरी।
लेकिन ओवरऑल दोनों की शेप क्या है? सर्कुलर। अगर ये ओवरऑल सर्कुलर शेप है, तो अगर कोई प्रोटीन लीनियर फॉर्म में एक्टिव नहीं होती है, इस तरह के हेलिक्स या शीट्स की फॉर्म भी एक्टिव नहीं होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फोल्ड करवा देते हैं इस तरह के सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर पहले वाले लेवल भी मौजूद होते हैं। लाइक ये मैं यहाँ पे हेलिक्स ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि सेकेंडरी लेवल का है, लेकिन अब वो अरेंज है किस फॉर्म में? ओवरऑल सर्कुलर फॉर्म में। अब इस सर्कुलर फॉर्म के दरमियान अगर मैं इन दोनों के बॉन्ड्स आपको लिखवाऊं, तो पहला बॉन्ड कौन सा रहेगा इन दोनों के अंदर? ऑब्वियसली पेप्टाइड, जो कि होल्ड कर रहा है हमारे अमीनो एसिड को। सेकंड हाइड्रोजन, जो कि सेकेंडरी लेवल को मेंटेन रख रहा है। और थर्ड, इस सर्कुलर फॉर्म को आप मेंटेन रखने के लिए, लाइक सपोज करो ना, ये हमारे पास हेलिक्स ओवरऑल सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है, तो इनके दरमियान जो अमीनो एसिड है, अब ये इस तरह के आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं सो दैट इसकी सर्कुलर फॉर्म ओपन ना हो जाए और ये इनएक्टिव ना हो जाए। तो सर्कुलर फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए मल्टीपल चेन्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। एंड लास्ट, अगर हमारे पास इस चेन में, अगर मैं इस चेन को आपको थोड़ा सा यहाँ से ओपन करके दिखा दूं, तो अगर फर्स्ट चेन में कोई सल्फर था और दूसरी चेन के अंदर भी कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड था, तो इनके दरमियान जो लिंकेज बनता है उसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज। तो टर्शरी एंड क्वार्टनरी दोनों के अंदर ओवरऑल शेप क्या है? सर्कुलर। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें लेस नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, इसमें मोर होती हैं, लेकिन जितनी भी चेन्स होंगी वो इस तरह से फोल्ड होती हैं कि ओवरऑल शेप क्या हो जाए? सर्कुलर। एंड सर्कुलर फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए मल्टीपल चेन्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड होगा। एंड इसके अंदर ये याद रखिएगा, टर्शरी एंड क्वार्टनरी में सेकेंडरी लेवल मौजूद होता है, तो सेकेंडरी लेवल के बॉन्ड्स भी होंगे पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये याद रखिएगा ये ओनली उन अमीनो एसिड के दरमियान है जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो ओवरऑल ये 4 बॉन्ड्स बनेंगे टर्शरी एंड क्वार्टनरी में। टर्शरी की एग्जांपल में हम कोट कर सकते हैं एंजाइम्स, जो कि हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एनहांस करवाते हैं, उसको जल्दी कंप्लीट करवा देते हैं। और क्वार्टनरी की एग्जांपल में हम कोट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, लंग्स में से बॉडी की तरफ और बॉडी से लंग्स की तरफ। तो स्ट्रक्चर की बेसिस पे ये 4 लेवल्स याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि शेप एंड फंक्शन की बेसिस पे हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन्स हो सकती हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन हम प्रोटीन्स की देखेंगे उनकी शेप्स की बेसिस पे। 2 तरह की शेप्स हमारे पास आती हैं, फिब्रस एंड ग्लोबुलर। अगर किसी भी प्रोटीन में आपको फाइनल शेप इस तरह की थ्रेड की फॉर्म में नजर आती है, तो उसे हम कहते हैं ये फिब्रस शेप है। एंड अगर किसी भी प्रोटीन में जो ओवरऑल शेप है या फाइनल शेप है वो इस तरह की सर्कुलर नजर आती है, ग्लोब की तरह की नजर आती है, तो वो ग्लोबुलर है। तो अभी जो हमने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसमें से जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स हैं उनकी फाइनल शेप रहती है फाइबर्स की फॉर्म में, इसलिए वो दोनों स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं उनकी शेप्स क्या है? फिब्रस। वाइल जो लास्ट 2 थे टर्शरी एंड क्वार्टनरी, उन दोनों में जो ओवरऑल शेप थी वो ग्लोब की तरह थी, सर्कुलर थी, तो इसलिए उन दोनों की शेप क्या है? ग्लोबुलर। तो पहले 2 स्ट्रक्चर्स की शेप है फिब्रस एंड लास्ट 2 की है ग्लोबुलर। एंड अगर आप मजीद कुछ कैरेक्टर्स दोनों के हाईलाइट करना चाहें तो फिब्रस प्रोटीन वाटर इनसोलेबल हैं, वाइल ग्लोबुलर जो होते हैं ये वाटर सोलेबल हैं, और ये किसी भी रिएक्शंस के थ्रू क्रिस्टल्स में कन्वर्ट नहीं की जा सकती हैं फिब्रस, इसलिए हम कहते हैं ये है नॉन क्रिस्टलाइन। वाइल इनको क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये हैं क्रिस्टलाइन। वाइल फिब्रस जो होती हैं ये इलास्टिक हैं, बहुत रिजिड नहीं होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं, और इसके अलावा ये मल्टीपल बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए यूज की जाती है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होती हैं ये इलास्टिसिटी शो नहीं करती हैं, अगर टेम्परेचर चेंज हो, पीएच चेंज हो या इन्वायरमेंट में कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो इनका स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं की जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज होने से इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, जिस भी चीज का ये स्ट्रक्चर बनाएंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इनके एग्जांपल्स में सेम जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में लिखी थी वो आप कोट कर सकते हैं, इसके एग्जांपल में एंजाइम्स और हीमोग्लोबिन को कोट कर सकते हो। सेकेंड लास्ट क्लासिफिकेशन हम प्रोटीन्स की देखेंगे उनकी कंपोजिशन की बेसिस पे। यहाँ पे हम 3 ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। जो पहला ग्रुप हम देखेंगे वो है सिंपल प्रोटीन्स, सेकेंड ग्रुप जो हम देखेंगे वो है कॉन्जुगेटेड या फिर कंपाउंड प्रोटीन्स भी कहते हैं इन्हें, और थर्ड एंड लास्ट हम देखेंगे डिराइव्ड प्रोटीन्स।
सिंपल प्रोटीन्स वो होती हैं जिनके कंपोज़िशन में या जिनको बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ओनली अमाइनो एसिड्स को। लाइक इसके एग्ज़ाम्पल में हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन कोट कर सकते हैं, जो कि एग के अंदर मौजूद होती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एनर्जी का सोर्स बनती है। इसी तरह से कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स में हमने क्या किया होता है, हमने प्रोटीन के साथ या अमीनो एसिड के साथ कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच किया होता है। लाइक एक प्रोटीन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, न्यूक्लियोप्रोटीन। तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं। इसी तरह से लिपोप्रोटीन, उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो हैं वो ज्वाइन होते हैं और कंजुगेटेड प्रोटीन्स को बनाते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जब हमारे पास कोई भी मेन जो हमारी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो हमने पहले पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उनमें से कोई भी जब स्प्लिट होता है, तो जो स्मॉलर साइज़ की चेन्स हमें मिलती हैं, जब वो कोई फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं, तो हम कहते हैं ये डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं। लाइक जब ये स्प्लिट हुई है चेन, तो हमें 3 छोटी चेन्स मिली हैं, जिसे हम पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस कहते हैं। तो ये क्या कर रही हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही होती हैं, तो इस तरह की प्रोटीन्स को हम कहते हैं ये हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। किससे मिलती हैं? बाय डीनेचुरेशन आप लिख सकते हो या ब्रेकडाउन ऑफ मेन प्रोटीन। कोई ऐसी प्रोटीन जो काम कर रही थी जब स्प्लिट होगी, तो उसके पीसेस भी अगर कोई यूटिलाइज किए जा सकते हैं, तो वो बनाते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। लास्ट हमने जो क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग करनी है प्रोटीन्स की, वो है उनके फंक्शंस की बेसिस पे। तो पहला जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे, मींस कि हमारी बॉडी के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को बना रही हैं ये प्रोटीन्स। एंड उसमें मल्टीपल प्रोटीन्स हैं जिसमें केराटिन कोट कर सकते हैं आप, या फिर हमारे टिश्यूज के अंदर मौजूद कोलेजन, इलास्टिन, ये सब हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, टिश्यूज को बनाती हैं, तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में आएंगी। इसी तरह से जो हमारे सेल के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तो ये भी है हमारे पास सेकंड फंक्शनल प्रोटीन। क्या करते हैं ये? मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड को एनहांस करते हैं, या सिंपली हम कह सकते हैं उसको स्पीड अप करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास फंक्शनल बेसिस पे जो प्रोटीन्स हैं वो हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, कि ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि इंसुलिन एंड ग्लूकागोन 2 हार्मोन है। इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल लो करवाता है, ग्लूकागोन हाई करवाता है। तो ऑप्टिमम ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। तो रेगुलेट मींस कि अगर कहीं किसी पे रिएक्शन को कम करवाने की जरूरत है, तो कम भी करवा सकते हैं और ज्यादा भी करवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं, लाइक इंसुलिन, प्रोटीन नेचर का होता है, जो कि ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, लो करवाता है। इस तरह से मल्टीपल और भी हार्मोन्स जो प्रोटीन्स के बने हुए हैं और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। रेगुलेट मीन्स के जहाँ पे कम करवाने की जरूरत है कम कर रहे हैं, और जहाँ पे ज्यादा करवाने की जरूरत है उसको ज्यादा भी करवा सकते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स एज एनर्जी सोर्स वर्क करती हैं, लाइक एल्ब्यूमिन जो एग के अंदर होती है, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए क्या करती है, एनर्जी सोर्स के तौर पे वर्क करती है और उसकी डेवलपमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बनाती हैं। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो उसको किल करती हैं, इन्फेक्शंस को सेपरेट नहीं होने देती हैं और हमें बीमार नहीं होने देती हैं। तो वो जो डिफेंस सिस्टम बनाती हैं वो हैं आपकी इम्यूनोग्लोबुलेंस, या फिर हम लिख सकते हैं एंटीबॉडीज। एंड नेक्स्ट हम जो फंक्शन ऐड करेंगे वो हैं कुछ ऐसी प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉट बनाती हैं। जहाँ पे कहीं पे कट लग जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे जाके क्लॉट बनाती हैं और मज़ीद ब्लीडिंग को रोक देती हैं। तो ब्लड क्लॉट बनाने वाली जो प्रोटीन होती हैं वो हैं फिब्रिनोजेन। इसी तरह से जैसे ब्लड क्लॉट बनाने वाली प्रोटीन होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड क्लॉट डिसॉल्व करती हैं। तो कुछ क्या कर रही हैं, डिसॉल्विंग ऑफ ब्लड क्लॉट।
ब्लड वेसल्स के अंदर जहाँ कहीं पे क्लॉट बन गया है, लाइक अगर ये मेरे पास ब्लड वेसल है तो उसके अंदर कहीं पे अगर क्लॉट बन गया ना, तो उस क्लॉट को क्या करना है, डिसॉल्व करना, ब्रेक करना। क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो सकती है, आगे जो भी एरिया है वहाँ पे। तो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना सो दैट ब्लड की सप्लाई जो रुकी हुई है वो दोबारा से फ्लो हो सके, वो दोबारा से पॉसिबल हो सके। एंड इसमें कौन-सी प्रोटीन ऐड करेंगे हम? हेपेरिन प्रोटीन। एंड इसी तरह से कुछ क्या करती हैं, एज़ अ कैरियर वर्क करती हैं, लाइक इसमें हम कोट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन को। और ये हीमोग्लोबिन क्या करती है, ये कैरी करती है गैसेस को और बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जब हम सेल का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स को पढ़ा था। एंड वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं वो सेल को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं। हम सिंपली लिख रहे थे उसको कि वो सेल को फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करती हैं। और कुछ प्रोटीन जो मसल्स के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, या आप स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐड कर सकते हो या सेपरेट भी बना सकते हो कि ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जो हमारे मसल्स के अंदर मौजूद हैं। नेम क्या है उनका? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एंड वो प्रोटीन्स जो हमारी डाइट के अंदर मौजूद होती हैं, एनिमल या प्लांट किसी भी सोर्स से जो हम प्रोटीन लेते हैं। इससे रेलिवेंट एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है कि जो 1 ग्राम प्रोटीन का होता है वो आपको कितनी कैलोरीज एनर्जी की प्रोवाइड करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, 4.1 किलो कैलोरीज। और कैलोरीज में कितना बनेगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4100 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट्स का भी 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरीज देता है और कैलोरीज में वो बन जाएगा 4000। दोनों के अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी का सोर्स सेम है। वाइल जो लिपिड्स होते हैं उनका 1 ग्राम हमें देते हैं 9 किलो कैलोरीज और उनकी कैलोरीज कितने बनेंगी? 9000, जो कि डबल बनती है। ओके, ये था मेरे बेटे हमारा लास्ट बायोमोलिक्यूल और उसका लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जो सिस्टम्स हमारे रह गए हैं उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।